शुरुआत कर रहे हैं हम लोग फिर से आज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का लास्ट और तीसरा लेक्चर का। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने पढ़ चुका है कि अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन का प्रकार। ठीक है, और उसी के साथ साथ हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था कि कायिक जनन कितने प्रकार का होता है, एक कृत्रिम होता है और एक प्राकृतिक, दोनों के बारे में पूरा डिटेल पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कल किसके बारे में, लैंगिक जनन किसे कहते हैं। उसके बाद लैंगिक जनन जो धारण करते हैं ऐसे जीव के जीवन में कितना प्रवस्था आता है, 3 प्रवस्था, उसके बारे में अध्ययन किया था। सबसे पहला किशोर प्रवस्था, दूसरा जनन प्रवस्था और तीसरा कौन सा अवस्था था, जीर्णावस्था। क्या था, जीर्णावस्था। और तीनों में चेंजेस किसके कारण होता था, हार्मोन्स के कारण। ठीक है, जब मैं जनन प्रवस्था बता रहा था, ठीक है, तो जनन प्रवस्था में हम लोग किसके बारे में पढ़े थे, 2 प्रकार के टॉपिक के बारे में पढ़े थे। एक तो ब्रीडर कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के, एक होता है सीजनल ब्रीडर और एक होता है कंटिन्यूअस ब्रीडर। एक होता है मौसमी प्रजनक और एक होता है सतत प्रजनक, उसके बारे में डिटेल पढ़े थे। उसके साथ ही साथ हम लोग किसके बारे में पढ़े थे, एक होता है मध चक्र और एक होता है क्या, रज चक्र। रज चक्र जितने भी स्तनधारी जो मैमल्स हैं उनके में पाया जाता है। ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग किसके बारे में बात किए थे, मध चक्र स्ट्रेस साइकिल के बारे में, जो कि किसमें पाया जाता है, गाय भैंस, ठीक है ना, कुत्ते बिल्ली, इन सब में, उसके बारे में पढ़े थे। दोनों में क्या देखे थे, अंतर। क्लियर है ना। तो मध चक्र और रज चक्र दोनों में अंतर याद रखना एकदम ज़्यादा जरूरी है। इस चैप्टर से ये तो अंतर आएगा, ये तो 2 नंबर वाला परिभाषा आएगा, एकदम छोटा छोटा। ठीक है ना, हर हमेशा का ट्रेंड रहा है। ठीक है, तो पिछले साल अच्छा क्वेश्चन आया था, इस साल भी आया था। ठीक है, तो इस साल भी वैसी ही कहानी हो रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, या तो सीधा अंतर आएगा और अंतर एकदम आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, चलो आज हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन में ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत आने वाली घटनाओं के बारे में। ठीक है ना, कि जो जीव, ध्यान समझना, वो जीव जो कि लैंगिक जनन करता है उसके जीवन में कौन कौन सी प्रवस्था आती है, इसके बारे में तो देख चुके हो। अब जो लैंगिक जनन करने वाले जीव हैं, ठीक है ना, चाहे वो जीव कितना ही सरल हो, चाहे वो जीव कितना ही जटिल हो, क्लियर है कि नहीं, चाहे वो एक लिंगी हो चाहे वो द्विलिंगी हो, ठीक है ना, द्विलिंगी हो, बहुलिंगी बोल रहा है कोई, ठीक है, चाहे वो एक लिंगी जीव हो चाहे द्विलिंगी जीव हो। ठीक है, तो उसके जीवन क्रम में, ठीक है, मुख्यतः 3 अवस्था आएगा। कितना अवस्था, 3 अवस्था। एक तो होगा निषेचन अवस्था, कौन सा अवस्था, निषेचन अवस्था, और एक होगा निषेचन पूर्व अवस्था, निषेचन पूर्व अवस्था, और उसके बाद होगा क्या, निषेचन पश्च अवस्था। ठीक है, निषेचन पश्च अवस्था। क्लियर है कि नहीं। यानी कि एक होता है फर्टिलाइजेशन फेज, फर्टिलाइजेशन फेज ये होगा, एक होगा आपका क्या, प्री फर्टिलाइजेशन फेज, प्री फर्टिलाइजेशन फेज, और एक होगा क्या आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। यानी कि निषेचन के पहले क्या क्या उसके जीवन में घटना होगा, निषेचन के पश्चात उसके जीवन में क्या क्या घटना होगा। क्लियर है ना। ये चाहे जीव कैसा भी जीव रहे ना, ठीक है, चाहे वो छोटा सा जीव हो चाहे बड़ा सा जीव हो, सभी जीवों में ये कॉमन होगा। ठीक है, क्या क्या होता है निषेचन के पहले, क्या होता होगा, ठीक है, निषेचन के पहले होता है युग्मक जनन। क्या होता है, युग्मक जनन, युग्मकों का निर्माण होगा। क्या होगा, युग्मकों का निर्माण होगा। उसके बाद होता है युग्मक स्थानांतरण। क्या होगा, युग्मक स्थानांतरण। और निषेचन अवस्था में तो निषेचन होगा। निषेचन के पश्चात, ठीक है ना, क्या होता है, भ्रूणोद्भवन होगा। क्या होगा, भ्रूणोद्भवन, इनकी भ्रूण का निर्माण। क्लियर है कि नहीं। तो ध्यान से समझना, कोई भी जीव रहे उसमें युग्मक जनन होगा ही होगा, उसमें युग्मक का स्थानांतरण होगा ही होगा। ये दोनों किसमें आएगा, निषेचन पूर्व अवस्था में। क्लियर है, निषेचन अवस्था में निषेचन हो जाएगा। ठीक है, एक मादा युग्मक और नर युग्मक आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, उनका कैरियोगेमी होगा, उनका प्लाज्मोगेमी होगा। ठीक है ना, फिर एम्फीमिक्सिस होगा। 3 फेज होता है निषेचन का भी, कैरियोगेमी, ठीक है, और क्या बोला हूँ मैं आप लोगों को अभी, कैरियोगेमी होगा, प्लाज्मोगेमी होगा, और क्या होगा उनका एम्फीमिक्सिस होता है। 3 चीज होता है। ठीक है, उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे जब हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब। क्लियर है। और उसके बाद क्या होता है, निषेचन पश्च अवस्था, मतलब निषेचन जब हो जाएगा उसके बाद क्या बनेगा, जायगोट। फिर जायगोट से क्या बनेगा, अलग अलग ऑर्गन बनेगा, तो उन ऑर्गनों का निर्माण होगा। क्लियर है। तो ये तीनों जो फेज रहता है प्रत्येक जीव में क्या रहेगा, समान रहता है। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अब कौन सा चीज, ठीक है ना, ये सब चीज तो क्या रहता है, बोल रहा हूँ मैं, समान रहता है। तो ऐसा कौन सा चीज है जो अलग अलग होता है हर जीव में, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना। जैसे गैमीट का निर्माण होगा बोल दिया, लेकिन गैमीट है वो सेम टू सेम रहे, नर युग्मक और मादा युग्मक यदि सेम टू सेम दिखे तो कैसा होगा, ऐसा वाला भी जीव हो सकता है। कई में नर युग्मक अलग दिखता होगा और मादा युग्मक अलग दिखता होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब गैमीट का टाइप क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। ये घटनाएं तो समान हो सकती है, लेकिन गैमीट का जो टाइप है वो क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। उसका सेक्सुअलिटी डिफरेंट हो सकता है, वो या तो यूनिसेक्सुअल
एनिमल हो सकता है या तो बाइसेक्सुअल एनिमल हो सकता है। अच्छा, उसमें सेक्स ऑर्गन डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या बोल रहा हूँ, जो डिवीजन है, टाइप ऑफ डिवीजन जो कि गैमेट के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, गैमेट के फॉर्मेशन के लिए कौन सा होता है, मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस। लेकिन कई जीवों में मियोसिस ना होकर के क्या होता होगा, माइटोसिस होता होगा। क्या होता होगा, माइटोसिस। तो वो प्रक्रिया अलग अलग हो सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई भी जो जीव है, ध्यान से समझना, कोई भी जो जीव है उसके जो जीवन में, ठीक है ना, उसके जो जीवन में लैंगिक जनन करने वाला जो जीव है उसके जीवन में 3 अवस्थाएं तो आएगी ही, ठीक है ना। निषेचन अवस्था, निषेचन पूर्व अवस्था और निषेचन पश्च अवस्था, ये तीनों अवस्था तो होगा ही होगा। लेकिन हाँ, इसके अंतर्गत ये सब प्रक्रिया चल रहा है वो थोड़ा सा अलग अलग प्रकार का हो सकता है। क्लियर है? लेकिन मूलभूत कहानी वही रहेगा। क्लियर है ना? जैसे तुम भी 11वीं पढ़ते हो, वो भी 11वीं पढ़ेगा, हर कोई 11वीं पढ़ेगा। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो अलग टीचर से 11वीं पढ़ेगा, वो अलग टीचर से 11वीं पढ़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो सेम टू सेम वही बोल रहा हूँ, 3 चीजें तो होगा ही होगा, लेकिन वो अलग अलग प्रकार से हो सकता है कंप्लीट। क्लियर है? तो सबसे पहले कौन कौन सा चीज अलग अलग प्रकार का हो सकता है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गैमेट टाइप डिफरेंस, ठीक है ना। अब यहाँ 5 से ही 2-2 नंबर का क्वेश्चन शुरू हो जाता है आप लोगों का, ठीक है ना। सबसे पहले पढ़ेंगे गैमेट टाइप डिफरेंट या टाइप ऑफ गैमेट। सबसे पहले बात करते हैं आइसोगैमेट किसे कहते हैं, या होमोगैमेट्स। आइसोगैमेट या होमोगैमेट, आइसोगैमेट या होमोगैमेट किसे कहते हैं। मान लो कोई युग्मक बना, चाहे वो नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक, वो दोनों युग्मक यदि मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है ना, यदि मॉर्फोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल, ठीक है, ऐसे समझो संरचनात्मक रूप से और क्रियात्मक रूप से सेम टू सेम दिखाई देते हैं। एक मान लो नर है और एक क्या है, मादा, लेकिन दिखाई दे रहा है सेम टू सेम, तो ऐसे युग्मक को हम लोग बोलते हैं आइसोगैमेट। क्या बोलते हैं, आइसोगैमेट। क्लियर है कि नहीं? समयुग्मकी, क्या बोलेंगे, समयुग्मकी। किसमें किसमें पाया जाता है, क्लैडोफोरा में पाया जाता है और स्पाइरोगैरा में पाया जाता है। किसमें किसमें, क्लैडोफोरा और स्पाइरोगैरा। क्लैडोफोरा जो रहता है मोटाइल रहता है, क्योंकि इसमें क्या निकला है, सब पश्चाप निकला है। लेकिन जो स्पाइरोगैरा होता है, क्या, स्पाइरोगैरा, वो क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। क्या होता है, नॉन मोटाइल। और ये क्लैडोफोरा क्या होता है, मोटाइल होता है। क्लैडोफोरा क्या होता है, मोटाइल होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले जान डाले किसके बारे में, आइसोगैमेट के बारे में। किसके बारे में, आइसोगैमेट। नेक्स्ट देखो तो दूसरा देखते हैं हम लोग हेट्रोगैमेट किसे कहते हैं, विषम युग्मकी। जब नर युग्मक और मादा युग्मक में हम आसानी से क्या कर पाए, पहचान कर पाए, यानी नर युग्मक अलग दिखाई देता हो और मादा युग्मक अलग, जैसे मनुष्य में ही होता है, ठीक है। जो नर युग्मक रहता है स्पर्म वो अलग से ही दिखाई देता है, ठीक है, और मादा युग्मक अलग टाइप से दिखाई देता है। क्लियर है कि नहीं? इसमें आराम से तुम जान डाल रहे हो ना, ये ओवम है और ये क्या है, तुम्हारा स्पर्म है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो देखो दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है कहानी। क्लियर है? दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, पूरी तरीके से अलग अलग, ठीक है, अलग अलग समझ आ जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम युग्मकी। जब 2 भिन्न प्रकार के युग्मक बनते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषम युग्मकी। ये किसमें किसमें पाया जाता है, ह्यूमन में और फ्यूकस में। फ्यूकस क्या है, एक प्रकार का फंजाई है। क्या है, फंजाई। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया? ह्यूमन और फ्यूकस 2 उदाहरण दे दिया, और उसमें क्या कह दिया था, क्लैडोफोरा और स्पाइरोगैरा। क्लैडोफोरा और स्पाइरोगैरा। एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है, पूरा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एक विथआउट एनसीईआरटी नहीं है। और हर चीज को याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी जनरेट हो सकता है। क्लियर है ना? नेक्स्ट देखते हैं एन आइसोगैमेट, ठीक है। यदि दोनों युग्मक समान हो लेकिन व्यवहार में विभिन्नता हो, किसमें विभिन्नता हो, व्यवहार में। क्लियर है? तो उसको हम लोग बोलते हैं एन आइसोगैमेट। क्या बोलते हैं, एन आइसोगैमेट। लेकिन आपके में तो वही नॉर्मली 2 ही आएगा, आइसोगैमेट और हेटेरोगैमेट। समयुग्मकी किसे कहते हैं, विषम युग्मकी किसे कहते हैं। क्लियर है? 2-2 नंबर का क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठीक है। अच्छा, अब अलग अलग जो जीव रहते हैं, ध्यान से समझना, उनमें जो लैंगिकता रहती है वो भी अलग अलग रहती है। कुछ जीव ऐसे रहते हैं जो केवल एक लिंगी होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, द्विलिंगी, मतलब उसमें नर और मादा दोनों युग्मक पाए जाते हैं। नर युग्मक का भी निर्माण हो सकता है और उसमें मादा युग्मक का भी निर्माण हो सकता है, यानी कि नर जनन तंत्र भी पाया जाता होगा उसमें और मादा जनन तंत्र भी पाया जाता होगा। तो इसके लिए एक वर्ड दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, H ट्रिक है, MB, ठीक है ना। H मतलब है हर्माफोराडाइट, वर्ड याद रखना, हर्माफोराडाइट। मोनोसियस, मोनोसियस या फिर बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये रहेगा कि कोई भी ऐसा पादप या जंतु, कोई भी ऐसा पादप या जंतु जिसमें नर और मादा
जनन तंत्र, ठीक है, नर और मादा जनन तंत्र दोनों उपस्थित हो, नहीं जो बाइसेक्सुअल होते हैं। कई प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें ध्यान से समझना, जिसमें क्या होता है पुंकेसर भी पाया जाएगा और स्त्री केसर भी पाया जाता है। जैसे गुड़हल है, रिक गुड़हल का ऐसा फूल रहता है, ठीक है ना, तो यहाँ पास क्या निकला है, पुंकेसर निकला है पूरा ऐसा ऐसे ऐसे, और यहीं पास नीचे में ही क्या रहता है तुम्हारा, अंडाशय भी रहता है। क्लियर है कि नहीं? तो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र एक ही में पाया जा रहा है, एक ही पादप में पाया जा रहा है। वैसे ही तुम लोग सोचो केचुआ के बारे में, केचुआ में भी नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र एक ही में पाया जाता है, बोला, ठीक है, तुम लोग सब पढ़े भी होगे। क्लियर है कि नहीं? समझ आ रहा है? तो ऐसे जीव को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हर्माफोराडाइट। क्या बोलते हैं? हर्माफोराडाइट, या उसी को बोल देते हैं मोनोओसियस। क्या बोल सकते हैं? मोनोओसियस। या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं, बाइसेक्सुअल। क्या बोल सकते हैं? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल प्लांट या बाइसेक्सुअल एनिमल। हर्माफोराडाइट मेनली यूज किया जाता है किसके लिए? एनिमल के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? एनिमल के लिए। और मोनोओसियस दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? इंग्लिश नाम बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, उभयलिंगास्त्रयी बोलते हैं इसको, उभयलिंगास्त्रयी, ठीक है। इसका नाम मेरे को नहीं पता, बाइसेक्सुअल द्विलिंगी सब पढ़े हो गए। क्लियर है ना? तो सीधा ट्रिक से याद रखना, HMB करके, HMB करके, ठीक है। हर्माफोराडाइट, मोनोसियस और बाइसेक्सुअल तीनों एक ही चीज़ है ना, यानी कि जिसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो। क्लियर है ना? नर और मादा जनन तंत्र दोनों उपस्थित होता है। अब यही चीज़ को देखो, 3 ठोक परिभाषा दिया होगा। सबसे पहले बाइसेक्सुअल, पौधों में नर एवं मादा दोनों संरचना एक ही पुष्प में उपस्थित होता है तो उसे द्विलिंगी कहते हैं, वही बोला हूँ। उसके बाद देखो मोनोसियस, एक लिंगी नर व एक लिंगी मादा पुष्प एक ही पौधे पर यदि उपस्थित हो, मतलब नर भी और मादा भी दोनों एक ही पौधे पर उपस्थित है तो मोनोसियस बोलते हैं, उभयलिंगाश्रयी। या फिर देखो द्विलिंगाश्रयी, हर्माफोराडाइट, वह जीव जिसमें नर और मादा दोनों प्रकार के जनन अंग होते हैं। तो तीनों का मीनिंग तो एक ही है ना, 1, 2 और ये 3। समझ आया कि नहीं? इस कारण एक साथ ट्रिक में याद करवा दिया तुम लोगों को, HMB करके याद रखना, HMB, ठीक है। हर्माफोराडाइट, मोनोसियस और बाइसेक्सुअल तीनों का मीनिंग एक ही है ना, नर एवं मादा दोनों जनन तंत्र एक ही जीव के अंदर क्या है, उपस्थित है, चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ये पिछले साल आया था, यानी कि कौन सा बैच, ये अभी जो 12वीं हुआ 2024-2023 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। डाइओसियस किसे कहते हैं, ठीक है ना, डाइओसियस किसे कहते हैं, ठीक है। एक लिंगाश्रयी, जब नर एवं मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर पाए जाए, ठीक है ना, इसको ऐसे याद रखना है, DU करके। क्या याद रखोगे? DU। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं है ये, ठीक है ना, DU यानी कि डाइओसियस। क्या है? डाइओसियस। कई लोग क्या समझते हैं, 2 ठोक है भैया, हाँ तो नर और मादा दोनों होगा डाई करके, लेकिन ऐसा नहीं है। यू मतलब यूनिसेक्सुअल। क्या है? यूनिसेक्सुअल मतलब एक लिंगी जीव, जैसे हम लोग हैं, नर अलग मादा अलग। समझ आ रहा है नहीं? ह्यूमन अलग, ह्यूमन का कहानी पूरा अलग रहता है, वैसे ही गाय वगैरह में रहता है, गाय अलग बैल अलग। समझ आ रहा है नहीं? अलग से पता चल जाता है, ठीक है। तो ये है डाइओसियस या यूनिसेक्सुअल, मीनिंग एक ही है ना। जैसे कि देखो यूनिसेक्सुअल, जब दोनों संरचनाएं भिन्न भिन्न पादप में हो या भिन्न भिन्न जंतु में हो, ठीक है। समझ आ रहा है नहीं? स्त्री जनन अंग अलग में हो और मादा जनन अंग अलग में हो, सॉरी नर जनन अंग अलग में हो। क्लियर है? उसके बाद उसी को एक लिंगाश्रयी का मीनिंग भी वही है, नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर पाए जाए, ठीक है ना। तो ऐसे करके याद रख सकते हो। टोटल कितना परिभाषा बता दिया अभी तक? 5। HMB, हर्माफोराडाइट किसे कहते हैं, मोनोसियस किसे कहते हैं और बाइसेक्सुअल किसे कहते हैं, तीनों का मीनिंग एक ही है। सबसे पहले एग्जांपल में देखो लोअर ऑर्गेनिज्म का, जैसे फंजाई का उदाहरण देख रहे हैं ना। फंजाई जो रहता है होमोथैलस भी हो सकता है, हेटेरोथैलस भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल होता है जी, ठीक है ना। फंजाई 2 प्रकार से हो सकता है ना, बाइसेक्सुअल होगा तो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक ही में होंगे, और उसी को क्या बोलेंगे, मोनोसियस, और उसी को क्या बोलेंगे, हर्माफोराडाइट। और मान लो ऐसा हो यूनिसेक्सुअल डाइओसियस, मेल गेमिट अलग और फीमेल गेमिट अलग, तो 2 प्रकार से हो सकता है फंजाई। या तो हो सकता है होमोथैलस, यानी एक ही में हो दोनों के दोनों, होमोथैलस, ठीक है। और हेटेरोथैलस मतलब अलग अलग थैलस का क्या करते हो, निर्माण, जिसमें एक में एक थैलस में बनता हो क्या, नर युग्मक, और एक में क्या बनता हो तुम्हारा, मादा युग्मक। क्लियर है ना? तो होमोथैलस जो रहता है, क्या रहता है जो होमोथैलस, वो HMB शो करेगा। क्या करेगा? HMB, हर्माफोराडाइट, मोनोसियस, और क्या बोलेंगे उसी को, बाइसेक्सुअल। क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल होमोथैलस को। और हेटेरोथैलस को हम लोग क्या बोलेंगे, DU, डाइओसियस होगा और यूनिसेक्सुअल। सवाल में सबसे पहले तो एक चीज याद रखना, बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल है मतलब क्या है, ये मोनोसियस है। क्या है? मोनोसियस है। उदाहरण दिया है कारा का, किसका? कारा, ठीक है। ये देखो कारा जो रहता है बाइसेक्सुअल होता है। क्या होता है? बाइसेक्सुअल मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक ही पौधे में पाया जाएगा। इसमें जो नर युग्मक होता है वो अपर साइड में पाया जाता है, सॉरी
मादा युग्मक जो रहता है वो कहाँ पाया जाता है, अपर साइड में, और नर युग्मक कहाँ रहता है, नीचे साइड में। क्लियर है ना। नॉर्मली 99% केस ये रहता है कि नर युग्मक ऊपर रहेगा और मादा युग्मक कहाँ रहता है, नीचे। लेकिन इसके केस में थोड़ा सा अलग है, मादा युग्मक कहाँ है, ऊपर, मादा युग्मक कहाँ है, ऊपर, और नर युग्मक कहाँ है, नीचे। मादा युग्मक को उगोनियम बोल रहे हैं और नर युग्मक को एंथ्रेडियम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एंथ्रेडियम। क्लियर है। ये वाला कहानी बस याद रखना, किसका है, कारा। क्या है, कारा, जो कि क्या है, शैवाल है। क्या है, शैवाल। दूसरा उदाहरण देखो, मार्केंसिया, जो कि एक प्रकार का ब्रायोफाइट है। ये एल्गी हो गया। उदाहरण देखो, मार्केंसिया जो कि ब्रायोफाइट है, ये डीयू होता है, मतलब डाइओसियस और यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल है मतलब क्या है, नर युग्मक अलग पौधे में होगा और मादा युग्मक अलग पौधे में। जिसमें नर युग्मक रहेगा उसको बोलेंगे एंथ्रिडोफोर। क्या बोलेंगे, एंथ्रिडोफोर, और उसके ऊपर बनता है एंथ्रिडियम। क्या बनता है, एंथ्रिडियम। क्लियर है ना। और जो मादा युग्मक रहेगा उसको बोलेंगे आर्कियोफोर, और उसके ऊपर क्या बनेगा, आर्किगोनियम। क्या बनेगा, आर्किगोनियम। ठीक है, बस एग्जाम्पल याद रखे रहो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल याद रखना है, ऐसा सब एकदम स्पेशल नहीं आएगा। चैप्टर वैसे भी एनसीईआरटी से कट चुका है, तो एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। लेकिन मैं हर एक चीज़ बताते जा रहा हूँ ना, एक सिंगल पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूँ। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया। एल्गी में कारा का एग्जाम्पल, अपर साइड में कौन रहेगी, मादा, लोअर साइड में कौन रहेगा, नर। क्लियर है। वैसे ही मार्केंसिया यूनिसेक्सुअल होता है, यानी नर युग्मक अलग और मादा युग्मक अलग। क्लियर है, ये हो गया। नेक्स्ट देखो, साइकस का उदाहरण दिया होगा, जिम्नोस्पर्म, हायर प्लांट आ गया। हायर प्लांट में देखो साइकस है, साइकस भी डाइओसियस होता है, यानी कि यूनिसेक्सुअल होता है। क्या होता है, यूनिसेक्सुअल। ठीक है ना, तो याद रख सकते हो UCM करके। ठीक है ना, यूनिसेक्सुअल होता है साइकस और कौन सा, मार्केंसिया। कौन, मार्केंसिया। ऐसे करके याद रख सकते हो, साइकस और मार्केंसिया, ये दोनों क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाइओसियस। क्या बोलते हैं, डाइओसियस। डीयू करके याद करवाया था अभी। क्लियर है कि नहीं, ऐसे करके। अच्छा, पाइनस, ठीक है ना, पाइनस जो रहता है मोनोसियस रहता है, बाइसेक्सुअल होता है। क्या होता है, बाइसेक्सुअल। ठीक है, भूलना नहीं, कौन, पाइनस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एंजियोस्पर्मा में प्लांट यूनिसेक्सुअल हो सकता है जी। ठीक है, जैसे खजूर है वो एक लिंगी होता है, खजूर का प्लांट क्या होता है, एक लिंगी। पपीता भी क्या होता है, एक लिंगी। मलबेरी भी क्या होता है, एक लिंगी। वेलिस्नेरिया भी क्या होता है, एक लिंगी। ये खजूर और पपीता याद रखना, एक लिंगी। ठीक है ना। मैं इसके लिए एकदम मस्त एग्जाम्पल तुम लोग को बताया रहता, लेकिन नहीं बताऊँगा अभी। ठीक है, एकदम मस्त याद करने का तरीका। हमारा एक दोस्त है, उसको हम लोग खजूर बोलते हैं और वो पपीता खाता है। ठीक है, और एक लिंगी आदमी है ना भाई, वो नर और मादा दोनों उपस्थित थोड़ी है उसमें, ऐसे करके याद करवाते थे। ठीक है, खजूर पपीता, दोनों एग्जाम्पल याद रखना, खजूर और पपीता, ये दोनों ज़्यादा एमपी। ठीक है ना। अच्छा, प्लांट बाइसेक्सुअल हो सकता है, जैसे मक्का है और क्या है, कैस्टर है, कोकोनट है, कुकुरबिटेसी फैमिली का जितना भी है, खीरा वगैरह। ठीक है ना, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, और क्या हो सकता है तुम्हारा, वाटरमेलन हो गया। ठीक है, और वो कुम्हड़ा हो गया। ये सब कौन से फैमिली में आता है, कुकुरबिटेसी फैमिली में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, एनिमल सेक्सुअलिटी में देखो, अर्थवर्म है, टैपवर्म है, स्पंज है, ये और क्या है तुम्हारा, लीच, जोक। ठीक है ना, ये सभी क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल, HMB वाले होते हैं। और कॉकरोच और ह्यूमन, ये क्या है, यूनिसेक्सुअल है। ह्यूमन में नर अलग और मादा अलग, कॉकरोच में भी नर कॉकरोच अलग, मादा कॉकरोच अलग, इस तरीके से रहता है। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, बाइसेक्सुअल प्लांट में और स्वीट पोटैटो का भी उदाहरण दे सकते हो। क्लियर है कि नहीं। तो ये सब हो गया हमारा क्या, सेक्सुअलिटी के ऊपर। कितने टाइप का सेक्सुअलिटी हो सकता है, मुख्यतः दो प्रकार का, एक यूनिसेक्सुअल और एक बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल होगा तो HMB करके याद रखना है, और यूनिसेक्सुअल हो गया तो DU करके याद रखना है। क्लियर है। फिर एग्जाम्पल बहुत सारा बता दिया हूँ मैं। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल चला है। क्लियर है ना, तो एग्जाम्पल करके याद रखना, बार बार पढ़ोगे, कम से कम 3 से 4 बार आराम से याद हो जा रहेगा। क्लियर है, चार्ट बना बना करके करना, क्योंकि ना जब इसका ऑप्शनल सॉल्व करोगे ना, इसी एग्जाम्पल को पूछेगा ना, इसके बाहर कोई एग्जाम्पल नहीं रहेगा। क्लियर है ना, वरना तो हजारों चीज़ है ना याद करने के लिए। अब हमको हजारों चीज़ों के ऊपर फोकस करना है क्या, नहीं, जो हमारे बुक में है, जो हमारे सिलेबस में जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है उसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, तो ये है एनसीईआरटी का जितना भी एग्जाम्पल, उसको एक जगह ला दिया हूँ मैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ डिवीजन टू फॉर्म गैमेट। ठीक है, गैमेट बनाने के लिए किस किस प्रकार से, ठीक है, क्या होता है, आपका विभाजन होता है। क्लियर है ना। गैमेट के निर्माण के लिए मैं बोला था गैमेटोजेनेसिस होता है, युग्मक का निर्माण होगा, कोई भी जीव रहे उसमें युग्मक का निर्माण होगा ही होगा। अब युग्मक का निर्माण कौन कौन से प्रकार के विभाजन से हो सकता है। ठीक है, जंतु हो, ठीक है, यदि क्या हो, जंतु हो, तो उसमें गैमेट का निर्माण, ठीक है ना, किसके द्वारा होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। क्लियर है ना। कोई भी जो जंतु रहेगा, ठीक है ना, द्विगुणित मान लो कोई जीव है, तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और किसका निर्माण हो जाएगा, युग्मक का। किसका, युग्मक का।
क्लियर है, द्विगुणित जीव है 2n है, तो युग्मक का निर्माण होगा किसके द्वारा, अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा, n जीव आ जाएगा आपका। क्लियर है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसका, प्लांट का, किसका, प्लांट का, तो प्लांट में क्या होता है, सबसे पहले तो अर्धसूत्रीय विभाजन होकर के क्या बनता है, स्पोर बनेगा। क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। उसके बाद ठीक है, इसमें समसूत्रीय विभाजन होगा। क्या होगा, समसूत्रीय विभाजन होगा, और फिर निर्माण होता है गैमीटोफोर का, गैमीटोफोर का, और उसके बाद फिर इसमें समसूत्रीय विभाजन होगा, तब जाकर के निर्माण होगा किसका, गैमिट का, किसका, गैमिट का। ये भी n, ये भी n। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पास देखो, यहाँ पास जब निर्माण हो रहा है प्लांट में, तो अर्धसूत्रीय विभाजन का भी जरूरत पड़ेगा और समसूत्रीय विभाजन का भी जरूरत पड़ेगा, लेकिन जंतु में केवल और केवल अर्धसूत्रीय विभाजन का जरूरत पड़ेगा। कब, ठीक है, जब गैमेट का फॉर्मेशन करना होगा तब। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया। अब लैंगिक जनन से संबंधित क्या क्या समानताएं होती है, अब इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्या क्या समानता हो सकता है। मैं क्या बोला हूँ कि कोई भी जो जीव रहे, ठीक है, कोई भी जीव रहे, उसमें कितना इवेंट होता है लैंगिक जनन के टाइम, 3 इवेंट। एक तो होगा फर्टिलाइजेशन इवेंट, उससे जस्ट पहले वाले क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और जैसे फर्टिलाइजेशन होने के बाद वाला को क्या बोलेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्लियर है ना, ध्यान से समझना। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसके बाद क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्लियर है ना। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में कितना चीज होता है शामिल, बोला हूं मैं, 2 चीजें। एक तो होगा किसका निर्माण, गैमीट का निर्माण, उसको बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस। नर युग्मक का निर्माण होगा और मादा युग्मक का निर्माण होगा। अब नर युग्मक और मादा युग्मक बन जाएंगे, उसके बाद नर युग्मक और मादा युग्मक अपने स्थान से अलग जगह में जाएंगे, अपने स्थान से अलग जगह में जाएंगे, और उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं गैमिट ट्रांसफर। क्या बोलेंगे, गैमिट ट्रांसफर। तो गैमिट का क्या होता है, ट्रांसफर होगा। तो ये हो गया निषेचन के पूर्व का अवस्था। ठीक है ना, 2 चीज होता है, युग्मक का जनन होता है, युग्मक का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ेंगे, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किसका, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का। निषेचन पूर्व घटना या निषेचन पूर्व घटना क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है। देखो, ये घटना है लैंगिक प्रजनन में निषेचन के पहले घटित होती है। मैं बोला हूँ निषेचन के पहले होने वाला घटना है। कितना चीज होता है, 2 चीज, एक तो गैमेटोजेनेसिस, दूसरा होता है गैमेट का ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, नर एवं मादा युग्मक का जो बनने का प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। जैसे नर है तो नर में क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा, मादा है तो उसमें क्या बनेगा, ओवम बनेगा। स्पर्म यदि बन रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम यदि बन रहा है तो ऊजेनेसिस। क्या बोलोगे, ऊजेनेसिस। यहाँ तक क्लियर है नहीं। जंतुओं में युग्मक अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप बनता है, जबकि पादप में या किसके फलस्वरूप बनता है, समसूत्री विभाजन। किसके फलस्वरूप बनता है, समसूत्री। अभी बताया था ना, अर्धसूत्री होगा, उसके बाद समसूत्री, समसूत्री होगा। तो देखो गैमीट जब बन रहा है तो कौन सा विभाजन पहले हो रहा है, समसूत्री हो रहा है ना। तो जंतु में होता है किसके विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, लेकिन पादप में होता है कौन से विभाजन द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा। क्लियर है कि नहीं। युग्मक कितने प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार का बीज पढ़े हो तुम लोग। एक होता है आइसोगैमिट, दूसरा होता है हेट्रोगैमिट, और तीसरा होता है क्या, एन आइसोगैमिट। क्या होता है, एन आइसोगैमिट। हम लोग को मेनली किसके बारे में पढ़ना रहता है, इन दोनों के बारे में। क्लियर है। ये निषेचन पहले का पहला घटना होगा गैमेटोजेनेसिस, जिसमें क्या होता है, गैमेट का निर्माण होता है अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा, किसमें, जंतु में, और समसूत्रीय विभाजन द्वारा प्लांट में। कितने प्रकार के गैमेट बन सकते हैं, 3 प्रकार के। सबसे पहला आइसोगैमिट, दूसरा हेट्रोगैमिट, और तीसरा एनाइसोगैमिट। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे गैमेट ट्रांसफर का। गैमेट तो बन गया, ध्यान से समझना, गैमेट क्या हो गया, बन गया। अब ये जो गैमेट है, ठीक है ना, नर और मादा युग्मक जो रहेंगे वो अलग अलग जगह में जाएंगे। वो क्या करेंगे, अलग अलग जगह में जाएंगे। जैसे निषेचन, ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पास तो निर्माण हो गया, जैसे कि नर है तो नर में स्क्रोटम पाया जाता है, स्क्रोटम में यहाँ पास क्या है, टेस्टिकल्स है। क्या है, टेस्टिकल। तो टेस्टिकल में यहाँ पास स्पर्म का निर्माण हो गया। अब ये स्पर्म जो रहता है वो आगे जाता है, और आगे जाकर के शुक्राशय में क्या रहता है, संचित रहता है। शुक्राशय में क्या रहता है, संचित। तो यहाँ पास से ये जा करके यहाँ पास गया। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, और जब जनन होगा, जब जनन होगा तो मादा है, तो मादा के शरीर में, ध्यान समझना, मादा के शरीर में यहाँ पास क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब रहता है। ये ओवरी है, ध्यान देना, ये ओवरी है। तो मादा के शरीर में मान लो स्पर्म क्या किया, एंट्री किया। तो एंट्री करके ये कहाँ तक जाता है, यहाँ पास फैलोपियन ट्यूब तक जाएगा। और यहाँ पास यदि ओवम का निर्माण हो रहा है तो ओवम यहाँ तक आएगा। तो देखो गैमेट इधर से इधर चल कर आया, और ये वाला गैमेट इधर से इधर चल कर आया। तो ये जो पास आने का जो घटना है, पूरी तरीके से वो कोशिका
क्या करेगी, एक दूसरे के पास आने का जो कोशिश करता है, ठीक है ना, उस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेट ट्रांसफर। क्या बोलते हैं, गैमेट ट्रांसफर। मतलब क्या बोल रहा है, देखो युग्मक निर्माण के पश्चात, युग्मक का निर्माण हो गया, उसके पश्चात नर एवं मादा युग्मक कायिक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं ताकि निषेचन की प्रक्रिया क्या हो, सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। तो इसी घटना को बोलते हैं हम लोग क्या, गैमेट ट्रांसफर। 99% केस क्या रहता है कि जो फीमेल गैमेट रहती है वो अपने एक जगह में स्थिर रहती है और नर युग्मक जो रहता है वो क्या लगाता है, दौड़ लगाता है, वो जाता है उसके पास। क्लियर है कि नहीं, नर युग्मक क्या होता है, उसके पास जाता है। देखो अधिकतर जीवों में नर युग्मक क्या होता है, चलनशील मोटाइल होता है क्योंकि यही जाएगा, और ये क्या होता है, जो मादा युग्मक होती है वो क्या होते हैं, अचल होती है। क्या होती है, अचल। जब मादा युग्मक अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती ना, ठीक है, तो उसको हम लोग, देखो ये कहीं नहीं जाएगी, तो तुम लोग बोलोगे यहाँ पास बना भैया, ठीक है, तो ये यहाँ तक कैसे पहुंची, तो ध्यान समझना, यहाँ पास से जैसे ही क्या होता है, तुम्हारा ओव्यूलेशन होता है, बाहर निकलता है, तो फैलोपियन ट्यूब में बहुत छोटा छोटा ऐसा सिलिया पाया जा रहता है, तो वो उसको धक्का देता है। समझ आ रहा है कि नहीं, ऐसा कोई चीज़ है, बॉल है, बॉल ऐसे जा रहा है, बॉल अपने से हिल नहीं रहा है, लेकिन नीचे में जो क्या लगा है, सिलिया लगा है ना, वो ऐसे ऐसे करके उसको आगे बढ़ा रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं, तो वही चीज़ बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, स्पर्म का कहानी पूरा अलग है। स्पर्म में तो क्या लगा रहता है, फ्लैजिला, तो वो तो आगे बढ़ते जाएगा अपने से ही। क्लियर है कि नहीं, ये वाला कहानी रहता है। तो जब मादा युग्मक जब अचल होते हैं तो उसको बोलते हैं ऊगैमस। क्या बोलते हैं, ऊगैमस, ऊगैमस टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊगैमस टाइप। जब मादा युग्मक अचल होती है तो उसी क्या बोलते हैं, ऊगैमस टाइप। यहाँ तक क्लियर है। और नर युग्मक क्या होता है, मोटाइल होता है। 99% केस ये है, ठीक है। 1% केस ऐसा हो सकता है कि मादा युग्मक चल कर आए और नर युग्मक क्या रहे, स्थिर रहे। चूंकि अब इस नर युग्मक को ध्यान समझना, इस नर युग्मक को दौड़ लगाना है, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारा परिस्थिति उसको क्या करने का कोशिश करेगा, नष्ट करने का कोशिश करेगा। इस कारण ध्यान से समझना, हमेशा नर युग्मक का संख्या क्या रहेगा, मादा युग्मक के तुलना में ज्यादा रहेगा। इस कारण स्पर्म जो रहता है मिलियंस बिलियंस में बनते हैं, ठीक है ना, मिलियंस और बिलियंस में बनते हैं, क्योंकि उनको विषम परिस्थिति शरीर से बाहर निकल के दूसरे के शरीर के अंदर प्रवेश करना है। तो उस प्रक्रिया में तो बहुत सारे स्पर्म क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो इसका ज्यादा होना क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। लेकिन ये अपेक्षाकृत क्या रहेगा, एक ही रहेगा, दो ही रहेगा, ऐसा कहानी रहता है। 12 महीने में केवल 12 ओवम रिलीज होते हैं, लेकिन जो नर युग्मक रहता है वो एक ही बार में कितना जाता है, मिलियंस बिलियंस में जाता है। क्लियर है कि नहीं। और उसमें से कोई एक स्पर्म बस क्रियाशील होगा और इस ओवा को क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। क्लियर है। तो 100 बात का एक बात कि नर युग्मक चलनशील होते हैं, मादा युग्मक अचल होती है। नर युग्मक हजारों करोड़ों की संख्या में हो सकते हैं, लेकिन मादा युग्मक इसकी तुलना में बहुत ही कम होते हैं। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। नेक्स्ट देखो अपवाद। देखो अपवाद, अपवाद क्या है, शैवाल और कुछ फंजाई में नर और मादा दोनों युग्मक चलनशील होते हैं, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, 99% केस ये रहेगा कि नर युग्मक चलनशील होगा और मादा युग्मक अचल। क्लियर है ना। लेकिन शैवाल है और कुछ कवक है, उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक साथ चलते हुए आते हैं। क्लियर है ना, दोनों से चल होते हैं। अच्छा, एक केस बता रहा है, अधिकांश साधारण पादप जैसे कि शैवाल है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा, इन सभी में जो निषेचन होता है वो जल के माध्यम से होता है। जल ही माध्यम होता है, मतलब इनमें जब निषेचन होना रहता है तो जल में रहते हैं ये। क्लियर है ना, जिसमें होकर युग्मकों का स्थानांतरण संपन्न होता है। चूंकि नर युग्मक की एक बहुत बड़ी संख्या, नर युग्मक का बहुत ज्यादा संख्या होगा बोला हूं मैं, मादा युग्मक तक पहुंचने में क्या होता है, असमर्थ होता है। इसलिए इसकी पूर्ति हेतु नर युग्मक मादा युग्मक की तुलना में कई हजार गुना अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं। क्लियर है, ध्यान से समझना। मादा युग्मक एक जगह में है, ठीक है ना, और यहाँ पास ये क्या है, पूरा पानी है, ठीक है। अब नर युग्मक को मेरे को भेजना है, तो नर युग्मक पानी के साथ ऐसे कम रहेगा तो इसका फर्टिलाइज होने का चांसेस क्या रहेगा, बहुत ही कम। लेकिन मान लो नर युग्मक को मैं हजारों की संख्या में कर दूं, कई हजार की संख्या में रख दें, ठीक है, तो आराम से किसी न किसी एक से तो टकराएगा और फर्टिलाइज ये हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो इस कारण बोल रहा है कि नर युग्मक जो रहेगा उसका संख्या जो रहता है अपेक्षाकृत बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है और मादा युग्मक का क्या होता है, बहुत ही कम। अच्छा, एंजियोस्पर्म में परागण प्रक्रिया द्वारा नर युग्मक मादा युग्मक में स्थानांतरित होते हैं। परागण वायु द्वारा, कीट द्वारा, पक्षियों द्वारा हम लोग पढ़ेंगे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, उसमें पढ़ेंगे। परागण की प्रक्रिया क्या होती है, जब पराग कण को, ठीक है ना, जब पराग कण को एक पुष्प से निकाल करके दूसरे पुष्प तक ले जाया जाता है। वो कीट द्वारा भी ले जाया जा सकता है, पक्षियों द्वारा भी ले जाया जा सकता है, चमगादड़ द्वारा भी ले जाया जा सकता है, चींटी द्वारा भी ले जाया जा सकता है, या हवा द्वारा भी वो पराग कण जा सकता है। अलग अलग कहानी रहता है परागण का, पढ़े होगे बचपन में परागण की प्रक्रिया, ठीक है, पराग कण का, ठीक है, पराग कोश से निकल करके, ठीक है, मादा युग्मक के ऊपर स्थानांतरित होने का प्रक्रिया, ये क्या कहलाता है, परागण। परागण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, स्वपरागण और परपरागण, पढ़े होगे थोड़ा बहुत, ठीक है, तो उसके बारे में है।
परागकण जैसे ही स्टिग्मा पर जाता है वह अंकुरित होकर के पोलन ट्यूब का निर्माण करता है, जो वृद्धि करके ओव्यूल तक पहुंचता है। ऐसे याद नहीं करना है, ये सब तो टाइम पास है, जान डालोगे, पढ़ लोगे तो। असल में क्या होता है, ऐसे परागकण जो छोटे छोटे रहता है वो क्या होता है, ऐसे ये फीमेल है, ठीक है, फीमेल में क्या है, ये स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी पढ़े होगे। ये क्या है, स्टिग्मा, ये क्या है, स्टाइल, और ये क्या है, ओवरी। इसने को मादा युग्मक बोलते हैं। परागकण आएगा और आकर के यहाँ पास चिपक जाएगा, तो यहाँ पास किसका निर्माण करता है, ऐसे पोलन ट्यूब का निर्माण करता है। उसी चीज़ को बता रहा है वो, और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या चीज़ होता है, दो चीज़ होता है, एक तो गैमेट का निर्माण होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है जिसको गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, और दूसरा होता है गैमेट का ट्रांसफर। हमेशा नर युग्मक क्या संख्या क्या रहेगा, ज़्यादा, मादा युग्मक का कम। नर युग्मक क्या होगा, सचल, और मादा युग्मक क्या होगी, अचल। अपवाद है केवल शैवाल और कुछ कवक। क्लियर है, इसमें दोनों के दोनों क्या होते हैं, सचल होते हैं। नेक्स्ट घटना है निषेचन। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक जब संलयित होकर के किसका निर्माण करते हैं, जायगोट का, तो उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और इसी को ही हम लोग सिनगैमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनगैमी। क्या बोलते हैं, सिनगैमी। अब ये जो निषेचन है वो दो प्रकार से हो सकता है। यदि मादा शरीर के अंदर जाकर के हो रहा है निषेचन का प्रक्रिया, यानी कि ध्यान से समझना, मादा के शरीर के अंदर, जैसे कि ये है तुम्हारा, ध्यान से समझना ना, ठीक है, ये मादा शरीर है, ठीक है, मादा के शरीर का कहानी है। ये क्या है, तुम्हारा ओव्यूल है, और इधर से कौन जा रहे हैं, अंदर कौन गया, स्पर्म गया, और स्पर्म अंदर जा करके, ठीक है, यहाँ पास इसको निषेचित कर दिया, और यहीं किसका निर्माण हो रहा है, जायगोट हुआ। जायगोट से निर्माण हो गया किसका, भ्रूण का, और एक बच्चे का पूरा निर्माण यहीं शरीर के अंदर हो रहा है। तो इसको बोलते हैं अंतः निषेचन। क्या बोलते हैं, अंतः निषेचन। लेकिन कुछ जीव जो रहते हैं उसमें क्या होता है, ओवा बाहर निकल जाता है, स्पर्म, समझ रहे हो ना, नर युग्मक भी क्या हो जाता है, स्पर्म नहीं बोलना चाहिए, नर युग्मक भी क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और नर युग्मक और मादा युग्मक शरीर के बाहर यदि निषेचित होते हैं, शरीर के यदि बाहर निषेचित होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाह्य निषेचन। यदि निषेचन का प्रक्रिया शरीर के अंदर हो, ठीक है ना, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक शरीर के अंदर में ही मिलते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, आंतरिक निषेचन। और नर युग्मक और मादा युग्मक यदि शरीर के बाहर मिलते हो, उनका संलयित होना कहाँ होता हो, बाहर में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य निषेचन। एक होता है बाह्य निषेचन और एक होता है आंतरिक निषेचन। ठीक है, मनुष्य में क्या होता है, आंतरिक निषेचन। क्या होता है, आंतरिक निषेचन। लेकिन मेढक, टेडपोल वगैरह हैं, उन सब में क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। क्या होता है, बाह्य निषेचन। जैसे कि देखो डिटेल देखो, ठीक है, क्या बोल रहा है, बाह्य निषेचन। ठीक है, इस प्रकार का निषेचन मादा शरीर के बाहर होगा। इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक बहुत अधिक संख्या में बनेंगे, क्योंकि बाहर के एनवायरनमेंट में तो बहुत सारे क्या हो सकते हैं, प्रतिरोध हो सकते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ सकता है। क्या पता परभक्षी जैसे उसका युग्मक बाहर निकला उसको खा सकता है, समझ आ रहा है कि नहीं, या उसके बच्चे को भी बहुत खतरा हो सकता है। क्लियर है, तो वही बोल रहे हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक इसमें बहुत अधिक संख्या में बनते हैं। इस निषेचन द्वारा उत्पन्न हुए संतति की संख्या भी बहुत अधिक होती है। चूंकि संतति बाह्य माध्यम में उपस्थित होती है, इस कारण बहुत ही कम सुरक्षित रहती है। क्लियर है, उदाहरण दे दिया किसका, शैवाल का, बोनी फिश का और मेढक का। किसका, मेढक का। उदाहरण मोस्ट टाइम पे कौन सा है, मेढक। ठीक है ना, मेढक क्या करता है, ध्यान से समझना, नर मेढक मादा मेढक है, तो नर मेढक अपना नर युग्मक रिलीज करेगा पानी में, मादा मेढक ओवर रिलीज करेगा, और दोनों के दोनों फिर पानी में ही क्या होंगे, संलयित होंगे। नर युग्मक का संख्या भी बहुत रहेगा, मादा युग्मक का भी संख्या बहुत रहेगा, और दोनों से उत्पन्न संतति भी बहुत अधिक रहेगा, क्योंकि उनको पता है कुछ ही संतति जीवित रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि बाहर का वातावरण क्या है, थोड़ा सा हानिकारक है, कम सुरक्षित है। क्लियर है ना, ये कहानी रहता है। नेक्स्ट है आंतरिक निषेचन। इस प्रकार का निषेचन प्राणी के शरीर में, शरीर के भीतर होता है। इसमें नर युग्मक अधिक संख्या में और मादा युग्मक कम संख्या में बनते हैं। मैं बताया था ना, एक ओवा और मिलियंस ऑफ स्पर्म अंदर जाते हैं, बोला था। क्लियर है ना, इस निषेचन द्वारा उत्पन्न हुए जीवों की संख्या बहुत कम होती है। निषेचन पश्चात उत्पन्न संतति पूरी तरीके से क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। क्लियर है, उदाहरण के लिए जितने भी ह्यूमन है, डॉग है, बर्ड है, मैमल्स है, ये सभी आ जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में अंतर याद रखना जरूरी है। रज चक्र मध्य चक्र में अंतर, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में अंतर, और ये आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में अंतर। कितना अंतर हो गया अभी तक, 3। ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है आपका निषेचन पश्चात घटना। निषेचन के पश्चात कौन कौन सा घटना होता है, हम लोग सबसे पहले पढ़ डाले फ्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब क्या पढ़ेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट का निर्माण हो गया। ठीक है ना, इसके बाद क्या क्या घटनाएं होती है जीवों में। सबसे पहला निर्माण होता है किसका, जायगोट का। किसका निर्माण होगा, जायगोट का, जो कि कैसा प्रकृति का रहता है, 2n प्रकृति का रहता है। स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म है n, ओवा भी क्या है n, दोनों जब मिलेंगे
तो क्या बनाएंगे, ऐसे जायगोट बनाएंगे, तो वो क्या होगा 2n होगा, क्या होगा 2n। क्लियर है, चाहे निषेचन एक्सटर्नल वाला हो चाहे इंटरनल वाला हो, जायगोट हमेशा कैसे बनता है 2n बनता है, क्या बनता है 2n। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद अब ये जो 2n जायगोट है ये किसका निर्माण करेगा, एम्ब्रियो का। किसका निर्माण करता है, एम्ब्रियो का, भ्रूण का निर्माण करेगा। और भ्रूण का जब निर्माण का प्रक्रिया है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूणोद्भवन। क्या बोलेंगे, भ्रूणोद्भवन। भ्रूणोद्भवन का अर्थ है कि जायगोट से भ्रूण का विकास, जायगोट है उसके किसका विकास होगा, भ्रूण का। और ये जो भ्रूणोद्भवन है उसमें मुख्यतः 3 प्रक्रिया होता है। कितना प्रक्रिया होगा, 3 प्रक्रिया। सबसे पहले होता है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन होगा। क्या होता है, सेल डिवीजन। उसके बाद होता है उसमें सेल ग्रोथ। क्या होता है, सेल ग्रोथ। ठीक है, एक तो होता है सेल डिवीजन, दूसरा हो गया सेल ग्रोथ, और तीसरा होता है सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आया हुआ है। भ्रूणोद्भवन में कितनी घटनाएं शामिल होती हैं, 3। सबसे पहले कोशिका डिवाइड होगा, 2 से 4, 4 से 8, ऐसा वाला कहानी जी। उसके बाद क्या होगा, सेल का ग्रोथ होगा, अपने आकृति में क्या करेगा, वृद्धि। उसके बाद अलग अलग कोशिकाओं को अलग अलग काम दिया जाएगा, कोशिका विभेदन। समझ आ रहा है कि नहीं, कोई आहार नाल का निर्माण करेगा, कोई सर्जन तंत्र का, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम का। समझ आ रहा है ना, तुम लोग पूरा पढ़ोगे, मॉरुलेशन, ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, ऐसा करके प्रक्रिया पढ़ोगे। क्लियर है, तब ये समझ आएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। भ्रूण है, भ्रूण ध्यान देना, जायगोट है, जायगोट से किसका निर्माण हुआ, भ्रूण का। भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। 3 चीज शामिल रहता है, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, सेल ग्रोथ कैसे हो, ध्यान देना, सेल डिवीजन समसूत्री विभाजन द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, समसूत्री विभाजन द्वारा। उसके बाद सेल का क्या होगा, ग्रोथ होगा। उसके बाद कोशिकाओं को रचनात्मक और कार्यात्मक बदलाव करने पर विशेष प्रकार के ऊतक और अंग का क्या होगा, निर्माण होगा। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन एक दे रहा है, ठीक है ना, एक टॉपिक फिर से दे रहा है कि ये जो तुम्हारा जायगोट है जब उसका विकास होगा, ठीक है ना, तो पर्यावरण के आधार पर उसका विकास कैसे कैसे हो सकता है। 2 प्रकार के जीव होते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखना। एक होता है ओविपेरस एनिमल और एक होता है विविपेरस एनिमल। एक होता है कैसा एनिमल, ओविपेरस एनिमल, ओविपेरस एनिमल, और एक होता है क्या, विविपेरस एनिमल। ऐसे जंतु जो डायरेक्ट बच्चा उत्पन्न करते हैं ना, जैसे मनुष्य है, इसमें अंडा उत्पन्न होता है क्या, नहीं, क्या उत्पन्न होता है, बच्चा। जो एक सीधा सजीव को देखो, विविपेरस जीवों में मादा शरीर के भीतर जायगोट विकसित होगा, शरीर के अंदर ही विकसित हो रहा है जायगोट, विकसित होकर के किसका निर्माण करता है, शिशु का। ठीक है ना, शरीर के अंदर ही शिशु का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ठीक है ना, और एक निश्चित अवधि के पश्चात मादा शरीर से प्रसव द्वारा शिशु क्या हो जाता है, उत्पन्न। क्लियर है ना, मादा शरीर से डायरेक्ट क्या उत्पन्न हो जाता है, शिशु। तो उसी को ही हम लोग ऐसे जीवों को बोलते हैं विविपेरस, जो सीधा सजीव बच्चों को जन्म देते हैं। क्लियर है ना, जैसे गाय है, गाय के शरीर के अंदर ही निर्माण हुआ, पूरी तरीके से जायगोट का विकास हुआ और एक बच्चा बना। ठीक है, और वो बच्चा प्रसव की प्रक्रिया द्वारा निश्चित अवधि के पश्चात बाहर निकल गया। क्लियर है, मनुष्य में भी वैसे ही होता है, जितने भी मैमल्स हैं ये सब। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा ओविपेरस एनिमल कैसे होते हैं, ठीक है, अनिषेचित या निषेचित अंडे देने वाले जंतु। मान लो जो अंडा है, ठीक है ना, वो निषेचित हो चुका है, यानी उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिल चुके हैं, या फिर कैसा अंडा है, अनिषेचित है, जो बाहर निकलेगा फिर निषेचित होगा। ठीक है ना, ये अंड प्रजक कहलाते हैं। इनमें जायगोट का विकास शरीर के बाहर होता है, जैसे चिड़िया अंडा देता है, ठीक है, चिड़िया अंडा देता है तो उसमें जो बच्चे का निर्माण है वो शरीर के बाहर हो रहा है। ठीक है ना, मुर्गी जब अंडा देता है तो वैसे बच्चे का विकास कब होता है, बाहर में होता है। 21 दिन तक उसको सेता है वो, उसके बाद धीरे धीरे उसमें किसका निर्माण होता है, बच्चे का निर्माण होता है। वो निषेचित अंडे को क्या कर रहा है, बाहर उत्पन्न कर रहे हैं। कई जीव रहते हैं वो अनिषेचित अंडे को बाहर निकालते हैं, उसके बाद उसमें निषेचन होता होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो ऐसे जंतु जो डायरेक्ट बच्चे ना देकर के क्या देते हैं, अंडे उत्पन्न करते हैं, फिर उन अंडों से क्या निकलते हैं, बच्चे। तो उन जीवों को बोलते हैं हम लोग ओविपेरस एनिमल। क्या बोलते हैं, ओविपेरस एनिमल। जैसे कि सरीसृप है, सरीसृप में क्या क्या आ सकता है तुम्हारा, सांप आ सकता है, और क्या आ सकता है, छिपकली आ सकता है। ठीक है, और पक्षी है जो कैल्शियम कार्बोनेट के कवच वाले निषेचित अंडे देते हैं, जो कि एक निश्चित अवधि के बाद स्फुटन द्वारा, जैसे वो फूट जाएगा फिर क्या करेंगे, शिशु को जन्म देते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, ओविपेरस और विविपेरस एनिमल में अंतर आएगा। ओविपेरस और विविपेरस, कितना अंतर हो गया इस चैप्टर में अभी तक, 4। यहाँ तक क्लियर है, अंतर बहुत IMP है। यहाँ तक समझ आ गया। अब ये तो कहानी हो गया था किसमें, एनिमल में। पादप में कैसे होता है भ्रूण का भ्रूणोद्भवन। पुष्पी पादपों में जायगोट का निर्माण, ठीक है ना, बीजांड के अंदर होता है। ठीक है ना, ध्यान देना, ये तुम्हारा ध्यान देना, ये स्टिग्मा है,
ये स्टाइल है और ये क्या है, ओवरी है। क्या है, ओवरी। ओवरी के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजांड। ठीक है ना, एकदम उतना अच्छा नहीं बन पाया, ऐसे देखो, यस यस है। ठीक है, ये क्या रहता है, बीजांड ओवरी के अंदर। जब निषेचन हो जाएगा प्लांट में ना, परागकण ऐसे आएगा अंदर में, परागकण जब अंदर आएगा तो इसके अंदर प्रवेश करेगा, नर युग्मक मादा युग्मक मिलेंगे, क्या हो जाएगा, फिर से निषेचन हो जाएगा। तो ये ध्यान देना, ये जो बीजांड है, ये जो बीजांड है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बीज में। ये जो ओवरी है, ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फल में, फ्रूट में। ओवरी कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, फ्रूट में। ठीक है ना, बीजांड बीज में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में। किसमें, फ्रूट में। यानी कि पुष्प ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, फल में। फूल क्या बन जाता है, फल बन जाता है। क्या बन जाता है, फल। किसके पश्चात, निषेचन के पश्चात। पूरा डिटेल पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में। यहाँ तक क्लियर है। ये वाला भाग जो पेरिकार्प पर रहता है वो छिलका बनेगा। ठीक है, ऐसा सब पढ़ोगे। यहाँ तक क्लियर है। अब ये परिभाषा वाला पार्ट है जो तुम लोग को याद रखना है। जनन का बहुत सारा विधि होता है, ठीक है ना, और ये सब विधि को तुम लोग को रटना है डायरेक्ट। ठीक है, समझना तो हो गया है पूरा चैप्टर का। चैप्टर एक हिसाब में पूरा फिनिश हो चुका है अब। ठीक है, अभी जो भी पार्ट हम लोग पढ़ेंगे वो छोटा छोटा टॉपिक है, ठीक है ना, जो सीधा 2 नंबर का क्वेश्चन बन करके आता है। जैसे कि क्वेश्चन दे दिया, एपोमिक्सिस किसे कहते हैं, अभी जस्ट पढ़े थे। असंग जनन किसे कहते हैं, एपोमिक्टिक सीड पढ़े थे। एपोमिक्सिस, एपोमिक्टिक सीड बनता है जिससे प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, असंग जनन। क्या बोलते हैं, असंग जनन। यहाँ तक क्लियर है। अब असंग जनन में बहुत सारा टॉपिक चलता है। निषेचन नहीं होगा और डायरेक्ट किसका निर्माण हो जाता है, फल का या बीज का निर्माण हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, असंग जनन। असंग जनन में सबसे पहले आता है पार्थेनोजेनेसिस। क्या आता है, पार्थेनोजेनेसिस। मादा युग्मक बिना निषेचन के ही भ्रूण तथा नए पादप में विकसित हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। निषेचन नहीं हुआ है मादा का और वो डायरेक्ट किसका निर्माण कर दी, भ्रूण का, और भ्रूण से नए प्लांट का निर्माण हो गया, तो उसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। और पार्थेनोजेनेसिस से जो फल बनेगा ये अनिषेक जनन है। क्या है, ये अनिषेक जनन है। एक होता है अनिषेक फलन, पार्थिनोकार्पिक फूड होता है, ठीक है ना, यानी कि अनिषेक जनन के प्रक्रिया द्वारा जो बना हुआ फूड है उसको, यानी जो फ्रूट है, सॉरी, बना हुआ जो फ्रूट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनिषेक फलन। क्या बोलेंगे, अनिषेक फलन। क्लियर है। एक होता है अनिषेक जनन और एक होता है अनिषेक फलन। दिमाग में रखना, पार्थेनोजेनेसिस, जेनेसिस, और एक होता है पार्थेनोकार्पी। क्लियर है ना। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, बिना निषेचन के, ठीक है, किसका निर्माण हो जाएगा, मादा युग्मक से, भ्रूण का, भ्रूण से नए प्लांट का, ठीक है ना, और वो जो फल बनता है ना उसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोकार्प। क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्प। अनिषेक जनन है ये जनन की प्रक्रिया है, और ये अनिषेक फलन है। क्या, अनिषेक फलन है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है ना, इसमें गलत गलत बना देते हैं। क्लियर है। ये एकदम माइनर सा छोटा सा टॉपिक है। क्लियर है, ये समझ आ जाएगा, दोनों में अंतर क्लियर है। अब ये जो पार्थेनोजेनेसिस होता है वो भी 3 प्रकार का होता है, कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस, इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। क्लियर है ना, इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। और एक होता है तुम्हारा आर्नेथोटॉकिक, ठीक है ना, आर्थेनोटॉकिक, ठीक है, थैलियोटॉकिक, और एक होता है एम्फीटॉकिक। क्लियर है। कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस, इसमें केवल पार्थेनोजेनेसिस होता है, जैसे कि लेसार्टो सेक्सिटोला नामक एक छिपकली होता है, उसमें कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस होता है, ठीक है ना। टाइफिलीना एक सांप होता है, उसमें होता है कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस जिसमें लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन, ठीक है ना, उसको इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। मधुमक्खी और टर्की में होता है ये, ठीक है। और ये सब देख लेना, ड्रोन मधुमक्खी, यदि केवल नर में हो पार्थेनोजेनेसिस या केवल मादा में हो, ठीक है ना, या फिर नर और मादा दोनों में हो, तो एम्फीटॉकी ऐसे करके वर्ड यूज करते हैं। ये जो इसका प्रकार है ये याद करना जरूरी नहीं है। क्लियर ना, नहीं याद रखना है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, एनसीईआरटी में भी नहीं है, तुम्हारे प्रबोध वगैरह में भी नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा थोड़ा सा नॉलेज देने के लिए इसको याद कराया गया है, ठीक है ना, क्योंकि 1-2 बार एग्जाम्पल को जो है ना, ये वाला एग्जाम्पल को पूछा गया था, ठीक है, जब PMT चलता था तब 2013 के पहले वाला क्वेश्चन में ये सब, ठीक है, इस कारण इसको शामिल कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। केला है, सेब है, अंगूर है। सीडलेस फूड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, कौन से जेनेसिस का, सीडलेस फूड, बीज रहित फल बनाने में किस विधि का उपयोग किया जाता है करके कभी भी पूछेगा तो किसका याद रखना है, पार्थेनोजेनेसिस।
पार्थेनोजेनेसिस। केला में बीज रहेगा क्या? नहीं, ठीक है, केला बिना बीज वाला चाहिए। सेब भी क्या चाहिए? बिना बीज वाला चाहिए। और अंगूर भी कैसा चाहिए? बिना बीज वाला चाहिए। क्लियर है ना? तो सीडलेस फ्रूट बनाने में किसका उपयोग होता है? पार्थेनोजेनेसिस का। तुम लोग बताओ, क्या अनार में पार्थेनोजेनेसिस काम करेगा क्या? नहीं, उसमें तो हम लोग किसको खाते हैं? बीज को ही खाते हैं ना। क्लियर है? तो अनार में ये काम नहीं करेगा। सीताफल में भी काम कर सकता है। हम लोग को सोचो, सीताफल मिले बिना बीज वाला तो गुदा ही गुदा को खाओगे ना तुम लोग तो। क्लियर है? तो हाँ, सीताफल बनाने में उपयोग कर सकते हैं किसका? पार्थेनोजेनेसिस का। अंगूर है, अंगूर कौन सा वाला? बीज वाला अच्छा लगेगा बिना बीज वाला? बिना बीज वाला ना। समझ आ रहा है? ऐसा सोचो कि वाटरमेलन है, बिना बीज वाला रहे तो कितना अच्छा है। समझ आ रहा है ना? फ्रूट खाते हो, वो भी बिना बीज वाला रहे तो कितना अच्छा है। तो इसमें उपयोग कर सकते हैं किसका? पार्थेनोजेनेसिस का। किसका? पार्थेनोजेनेसिस का। एक टॉपिक है अपस्थानिक भ्रूणता किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारे में 2 नंबर का। यदि भ्रूण का निर्माण जायगोट से ना होकर के सीधा बीजांड का या अध्यावरण की कोशिकाओं से होता है तो उसे अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपस्थानिक भ्रूणता। उदाहरण याद रखना है नींबू का। आता है ये सब क्वेश्चन, बहुत ज्यादा एमपी है, इग्नोर नहीं करना, यही सब तुम्हारे टेस्ट में भी रहेगा। और क्लियर है? उसके बाद देखो अपयुग्मन, एपोगैमी किसे कहते हैं? ठीक है, जब भ्रूण का विकास अंड कोश को छोड़ करके युग्मकोद भित्ति की किसी भी कोशिका से होता है तो उसे एपोगैमी कहते हैं। ठीक है, अपबीजाणुकता किसे कहते हैं? एपोस्पोरिंग। जब द्विगुणित बीजांड का या किसी अन्य कोशिका से द्विगुणित भ्रूण कोश की उत्पत्ति होती है तो उससे एपोस्पोरी कहते हैं। ये दोनों टॉपिक छोड़ सकते हो तुम लोग चाहो तो, लेकिन फिर भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 बार 4 बार ऐसे लिखते रहोगे बार बार, जब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे ना तो ये सब टॉपिक अच्छे से समझ आते जाएगा। क्लियर है ना? मैं पढ़ाते जाऊँगा, लेकिन याद रखना है ना, एपोगैमी किसे कहते हैं, एपोस्पोरी कैसे कहते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता किसे कहते हैं। एक एक वक्वेश्चन आएगा 2-2 नंबर का। क्लियर है? उसके बाद देखो द्विगुणित बीजाणुकता, डाइप्लोस्पोरिंग, इस प्रकार की जनन विधि में, ठीक है, एम्ब्रियो से व मेगास्पोर मदर सेल में बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही भ्रूण का निर्माण होता है। एलियन ट्यूबर्सों में बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? एक ही बीज से, एक जायगोट से बहुत सारे भ्रूण का निर्माण यदि हो जाए, ठीक है ना, तो उसी को ही हम लोग बोलते हैं बहुभ्रूणता। ठीक है, नींबू में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है, तंबाकू में पाया जाता है। बहुभ्रूणता आता है, अपस्थानिक भ्रूणता आता है। ठीक है ना? और ये दोनों टॉपिक छोड़ सकते हो। क्लियर है? लेकिन याद कर लेना भाई, 2 से 3 बार करना, लेकिन एकदम ज़्यादा दिमाग मत लगाते रहना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देख लो भाई, बाह्य और आंतरिक निषेचन में अंतर। पढ़ चुके हो तुम लोग तो। इसमें युग्मक का संलयन बाहरी माध्यम में होता है, इसमें मादा शरीर के अंदर होता है। नर और मादा युग्मक अधिक संख्या में बनते, इसमें कम संख्या में बनेंगे। नर युग्मक अधिक और मादा युग्मक कम। इसमें दोनों प्रकार के युग्मक बाहरी माध्यम में छोड़े जाते हैं। इसमें नर युग्मक बाहरी माध्यम में छोड़े जाते हैं, लेकिन मादा युग्मक शरीर के अंदर स्थित होता है। ओवा शरीर के अंदर स्थित रहता है, स्पर्मा बाहर रिलीज होता है। क्लियर ना? इसमें निषेचन द्वारा उत्पन्न हुए जीवों की संख्या अत्यधिक होती है, क्योंकि बाहर में क्या है, खतरा बहुत है ना, तो बहुत सारे क्या होंगे, बच्चे मर भी जाएंगे, कुछ ही बचेंगे। इस कारण ज़्यादा संख्या में संतति उत्पन्न होता है। लेकिन इसमें निषेचन द्वारा उत्पन्न हुए जीवों की संख्या क्या रहती है? कम। उत्पन्न संतति बाहरी माध्यम में होने के कारण कम सुरक्षित रहता है और आंतरिक माध्यम में रहने के कारण अधिक सुरक्षित रहता है। तो इस तरीके से आपका ये भी चैप्टर क्या होता है, पूरी तरीके से कंप्लीट। पूरा एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना, इस चैप्टर में आप लोगों को अंतर याद रखना है। सबसे पहले लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में अंतर, मध्य चक्र रज चक्र में अंतर, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर, ओविपेरस और विविपेरस में अंतर। क्लियर है कि नहीं? आइसोगैमिट एनाइसोगैमिट में भी अंतर तुम लोग याद कर सकते हो। ठीक है ना? एक लिंगी जीव और द्विलिंगी जीव में क्या अंतर होता है, ये भी याद कर सकते हो। उसके बाद 2-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, एकदम छोटा छोटा। ये जो अभी लास्ट में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे ना, ऐसा वाला। ठीक है, जीवन क्या ऐसा आ जाएगा, अच्छा, कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों को, ठीक है ना, कितने अवस्थाओं में बांटा जाता है, तो तुम लोग उसको कैसे बता सकते हो? 3 अवस्था में बांटा जा सकता है। किशोर प्रवस्था, जनन प्रवस्था, किशोर प्रवस्था हो गया, जनन प्रवस्था हो गया, और कौन सा प्रवस्था आ जाएगा तुम्हारा लास्ट बताओ? जीर्णावस्था। क्या आ जाएगा? जीर्णावस्था। वैसे ही जनन प्रवस्था कितने अवस्था में बांटा जा सकता है? फिर से 3 अवस्था में। एक तो फर्टिलाइजेशन फेज, उससे पहले प्री फर्टिलाइजेशन, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है? फिर से 2 भागों में, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। क्लियर है ना? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को फिर से बांट सकते हैं हम लोग अलग अलग प्रकार से। क्लियर है? तो ये सब टॉपिक कवर करना है आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 12वीं में कितना चैप्टर कंप्लीट हो गया? 2। कल से शुरुआत करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का। ठीक है, तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होना चाहिए कॉपी में, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला, और दूसरा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब जो नया चैप्टर चलेगा उसके लिए एक नया कॉपी ला लेना। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।